सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल से जरूर से जुड़े हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। सी सेट की क्लास भी कल आपकी हुई है, तो सी सेट जो है वो उसकी क्लास आप लोग ज़रूर से देखें और सी सेट को अपना जो है अच्छा करें। डेली बेसिस 9 सवा 9 बजे तक आपकी वो क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगी। जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके कवर भी किए जा रहे हैं सी सेट की क्लास में। यूट्यूब के अंदर फ्री क्लासेस हैं। आज की जो क्लासेस आज देखा जाए तो आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स। So today we are going to discuss ये सारे टॉपिक्स जो हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज OECD रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, साथी पोर्टल, मालदीव्स एंड सी लेवल राइज, कोल एंड क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ, एंड फिर मेंस का जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोल एंड क्लाइमेट चेंज ये टॉपिक एनवायरनमेंट का टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ एनवायरनमेंट और साइंस का टॉपिक है। मालदीव्स एंड सी लेवल राइज IR और एनवायरनमेंट का टॉपिक है। साथी पोर्टल ये टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का टॉपिक है। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। देन यू हैव अ OECD रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। OECD रिपोर्ट क्लाइमेट फाइनेंस ये भी एनवायरनमेंट का टॉपिक आपका आ गया। तो सारे अलग अलग मतलब टॉपिक्स ये है। टुडे द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। मेंस का क्वेश्चन इफ यू विल सी, तो मेंस का जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हो। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन हेल्थ। ये 10 मार्क्स में आपको लिखना है। ठीक है, 10 मार्क्स में लिखना है और आप अपने आंसर पोस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखो प्रीलिम्स टेस्ट 6 शेड्यूल्ड है इस कमिंग संडे को, तो इसके लिए भी आपको सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आकलन सीरीज के अंदर आप अपने मेंस का आंसर पोस्ट कर सकते हो और इवेलुएट करवा सकते हो। और ये जो टेस्ट है दैट इज़ 50 टेस्ट 499 जो प्राइस है, ये प्राइस अभी तक मैंने इंक्रीज़ नहीं किया है और अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि इसमें जब ये प्राइस इंक्रीज़ होगा तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो जो पहले ज्वाइन कर लेंगे तो वो उसको अवेल कर सकते हैं विदाउट, मतलब इसी प्राइस में चीज़ें को अवेल कर पाएंगे। और जो बाद में ज्वाइन करेंगे दे हैव टू लाइक जो नए प्राइस है उसमें उसको अवेल करना पड़ेगा। तो ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स में, इसमें 5M सीरीज का जो मेरे लिखे हुए नोट्स हैं वो उसका PDF भी हो, बुकलेट्स भी इस पे इंक्लूड होगी, काफ़ी सारी चीज़ें जो इंक्लूड होंगी। ठीक है, सो ये सब कुछ आपको सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर अवेलेबल रहेगा। तो प्रीलिम्स के लिए फिर आपको और कुछ करने का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। आज के जो टॉपिक है द OECD रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, द OECD रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस ये एक टॉपिक है। एंड ये जो भी एस्पेक्ट है इसको समझने से पहले लेट्स सी, पहले कुछ जो पॉइंट्स है उसको देखते हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है को डिस्कस करते हैं। एंड देन वी विल लाइक क्लाइमेट फाइनेंस के कंटेक्स्ट में, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जो रिपोर्ट के अंदर जो भी बातें हाईलाइट की गई हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, उसको फिर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट द क्लाइमेट फाइनेंस पार्ट, जब आप क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हो तो देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। जनरली जो पॉइंट हाईलाइट किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लाइमेट चेंज, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल है वो है ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस। और ये ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के पीछे आपका एक बड़ा फैक्टर जो आता है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बड़ा फैक्टर है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले किसका हुआ? जो आज डेवलप्ड देश हैं वो पहले इंडस्ट्रियलाइज हुए, है ना। तो आज की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो पहले इंडस्ट्रियलाइज हुए और जितना भी आप कह सकते हैं उनका डेवलपमेंट हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, सारी चीज़ें हुई और उस प्रोसेस में बहुत सारी जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हुआ। और जब ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हुआ तो क्लाइमेट चेंज हुआ। जब क्लाइमेट चेंज की हम बात करेंगे ओवरऑल, तो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट ज़्यादातर जो डेवलपिंग देश हैं उन पे देखने को मिला। डेवलपिंग या फिर जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनमें देखने को मिला। और इनके पास रिसोर्सेज भी नहीं है जिससे कि क्लाइमेट चेंज को जो
के प्रति वो एडाप्टेशन कर सके, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनकी डिफरेंट फील्ड उसको अडाप्ट कर सके, मिटिगेशन की तरफ वो जा सके, किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस किया जा सके। तो अगर मिटिगेशन है तो उनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर एडाप्टेशन है तो काफ़ी सारे लेवल पे आप कह सकते हैं उनको जो फाइनेंस है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जनरली कई सारे ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई हैं, चाहे वो पेरिस कॉन्फ्रेंस हो या बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि जो डेवलप्ड देश हैं वो डेवलप्ड देश सर्टेन फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे विल प्रोवाइड सर्टेन फाइनेंस, जिससे कि एडाप्टेशन और मिटिगेशन जो है वो इन देशों के द्वारा किया जा सके। ये पैसा जो है वो प्रोवाइड करने की बात की गई, और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर सपोज करो कि देर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज क्लाइमेट जस्टिस, देर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस का जो कंसेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या कहा जाता है कि जो बर्डन है क्लाइमेट चेंज का उसको इक्विटेबली शेयर किया जाए। लेकिन अभी स्थिति क्या है कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो जिम्मेदार हो डेवलप्ड देश है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हो डेवलपिंग लीस्ट डेवलप कंट्रीज को ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, जिनका रोल बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही मिनिमम रोल है। आप ये देखो कि जो रोल है या तो बहुत है ही नहीं, या बहुत ही मिनिमम जो है रोल है। ऑल दो ये लोग स्टडी और ये सब लेकर आके और थोड़ा माहौल बनाते हैं कि बोले कि एग्रीकल्चर से फैल रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है, ये सब चीज़ें वो दे ट्राई टू जस्ट क्रिएट अ नरेशन। वो एक नरेशन जो है वो क्रिएट करने का प्रयास करते हैं जस्ट टू प्रूव कि जो क्लाइमेट चेंज है उस क्लाइमेट चेंज के लिए डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड देश भी है इसके लिए जिम्मेदार। अब देखो यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो कुछ बातें हाईलाइट करती है। इससे पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। इससे पहले कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम बात करते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस जो फंड है उसके लिए क्या क्या चीज़ें किस किस पर्पस के लिए हो सकता है, क्लाइमेट फाइनेंस जो है या जो आप कह सकते हैं जो पैसा दिया जाता है, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, मैं रीड कर देता हूँ। तो जैसे मान लो जो पैसा क्लाइमेट के लिए दिया जाता है, क्लाइमेट जो फाइनेंस फंड है वो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, कि जो एनर्जी है उसको सही से इस्तेमाल किया जा सके, उसके प्रोडक्शन का प्रोसेस और ये सब एनर्जी एफिशिएंसी हो गया। एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हों वो उस प्रकार से हों कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट उस पर ज़्यादा ना हो। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। सपोज करो आपका प्रश्न क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है, तो यू ऑल्सो नीड टू नो कि जब हम क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते हैं तो क्लाइमेट फाइनेंस बेसिकली क्लाइमेट से चेंज से रिलेटेड जो ये पैसा है वो कहाँ पे और कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, किस जगह पे। फिर ट्रांसपोर्ट, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट भी हो, ट्रांसपोर्टेशन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हो। फिर बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो, बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है उस पर फोकस करना, और किस तरीके से अडाप्ट किया जा सकता है, तो प्रॉपर जो अडाप्टेशन है उस अडाप्टेशन पे भी फोकस करना। तो आप खुद देखो, चाहे वो अडाप्टेशन हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो एनर्जी एफिशिएंसी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, ये सब एरियाज क्या है, दीज आर द डिफरेंट एरियाज जिन एरियाज के अंदर जो क्लाइमेट चेंज की फंडिंग है वो फंडिंग की जा सकती है। मतलब जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसको इन्हीं जगह पे पैसा लगाया जा सकता है, और डेवलपिंग देश को भी ज़रूरत है कि वो इन्हीं जगह पे उन्हें पैसों की भी जो है वो आपका ज़रूरत है। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या हाईलाइट किया गया कि जो भी ये क्लाइमेट फाइनेंस होता है, ये क्लाइमेट फाइनेंस के लिए क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर इसका सोर्स हो सकता है फाइनेंस के लिए, कार्बन मार्केट हो सकता है, जो कार्बन सर्टिफिकेट और ये सब जो खरीदे बेचे जाते हैं। कमेंट सेक्शन में बोलो कि कौन से जो आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम, सीडीएम जो है वो किस प्रोटोकॉल के तहत आया था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना जरा। तो यहाँ पे देखना। फिर उसके बाद पब्लिक सोर्सेस हो सकते हैं, सरकारी जो होते हैं, डेवलपमेंट बैंक हो सकते हैं। तो देखो आपको समझना है कि क्लाइमेट फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेट फाइनेंस बेसिकली क्या है, उसके मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं। सरकारें पैसे दे सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, कार्बन मार्केट हो सकता है, या डिफरेंट जो बैंक्स हैं वो बैंक्स भी इस फाइनेंस या फंडिंग को कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जनरली जब डेवलपिंग देश कहते हैं तो डेवलपिंग देश का देखो कहना ये है कि क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है कि क्लाइमेट फाइनेंस क्या है, ये चीज़ डिफाइंड नहीं है, तो कुछ भी अगर किया जाता है उसको वो क्लाइमेट फाइनेंस में इंक्लूड कर लेते हैं। और ये भी कहा जाता है, जैसे डेवलपिंग देश ये भी कहते हैं कि आप प्राइवेट कैपिटल को इसमें इंक्लूड मत करो ज़्यादा, आप जो रिसोर्सेस सरकारी आएगा, क्योंकि देखो जो सरकारी रिसोर्सेस आएगा तो उसका एक मोटिव होगा कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी अडाप्टेशन मिटिगेशन वो आप करोगे। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर से आएगा तो उनको अगर वो 100 रुपये भी लगाएंगे तो 200 रुपये कमाना चाहेंगे, वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर बन जाएगा।
तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर बन जाएगा तो किस प्रकार से आप जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहोगे कि जिस पर्पस के लिए क्लाइमेट फाइनेंस किया गया है उस पर्पस को अचीव किया जाए, कि प्रॉफिटेबल एस्पेक्ट को जो है वो फोकस आपका किया जाए। ठीक है, तो ये कुछ जो पॉइंट्स है उनको देखते हैं। लेट्स सी द पॉइंट्स दैट आर बीइंग हाईलाइटेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये थोड़ा ये डायग्राम अगर आपको क्लियर हो तो देखो, जब हम क्लाइमेट जस्टिस शब्द की बात करते हैं तो मैंने आपको ना बर्डन शेयर करना, देखो नेचुरल हजार्ड हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट वनरेबिलिटी है तो रिस्क जो है उस रिस्क में नेचुरल हजार्ड भी हो सकता है, एनवायरमेंट वनरेबिलिटी भी हो सकता है, सामाजिक लेवल में वनरेबिलिटी कई प्रकार की फेस करनी पड़ती है, कम्युनिटी रिसोर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आपका गवर्नमेंट रिसोर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनपुट्स आपके आएंगे। तो ये सोशल रिजिलियंस का मतलब सामाजिक लेवल में आप कितना तैयार हो जिसके माध्यम से क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व ये टैकल किया जा सकता है। तो ये जो डायग्राम है इससे अगर आप देखोगे तो इट ऑल्सो हाईलाइट्स द क्लाइमेट जस्टिस पार्ट। क्लाइमेट जस्टिस सिंपल सी बात करता है कि हम मतलब जो बर्डन है क्लाइमेट चेंज का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार आप हो, क्लाइमेट चेंज आप रिस्पॉन्सिबल हो और उसका बर्डन हमें फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कम्युनिटी जो है उसको स्ट्रांग किया जाए या फिर गवर्नमेंट रिसोर्सेस इनपुट के माध्यम से चीज़ें स्ट्रांग हो तो इससे सोशल वर्नेबिलिटी, एनवायरमेंट वर्नेबिलिटी ये सब आपकी रिड्यूस की जा सकती है, इट कैन बी रिड्यूस्ड। और फिर जो ये वर्नेबिलिटी अगर जो है अगर रिड्यूस किया जाएगा तो इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट जो है कि क्लाइमेट चेंज के प्रति जो हमारी लड़ाई है उसको हम सही से लड़ भी सकते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो उसका इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, इट कैन बी रिड्यूस्ड एज वेल। अभी फिलहाल के लिए जो रिपोर्ट आपकी आई है तो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, जो कि रिपोर्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी की गई है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे फेल शॉर्ट ऑफ द प्रॉमिस टू ज्वाइंटली मोबिलाइज $100 बिलियन a year towards the climate mitigation and adaptation needs of the developing countries in 2021। तो ये देखो, ये साफ साफ इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है कि जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड देश है, मतलब जो डेवलप्ड देश है, वो डेवलप्ड देशों ने जो पैसा है लगभग $100 बिलियन जो पैसा इनको देना चाहिए था डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए फॉर द एडाप्टेशन और मिटिगेशन पर्पस के लिए जो पैसा देना चाहिए था उस डेडलाइन को उन्होंने मीट नहीं किया। और डेवलप कंट्रीज जो हैं दे हैव मोबिलाइज्ड $89.6 बिलियन इन 2021 एंड दैट फाइनेंस फॉर एडाप्टेशन फेल बाय 14% कंपेयर टू 2020। मतलब जो 2020 का था उससे भी कम आपका क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो किया गया है। तो ये फैक्ट आप मेंशन भी कर सकते हो। सो हाउ इज क्लाइमेट फाइनेंस अकाउंटेड। अब इसमें देखो ये भी चीज कही गई है कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट फाइनेंस के कई सोर्सेस है जो डायग्राम के माध्यम से है, तो यहाँ पे देखो ये भी चीज हाईलाइट की गई है कि जो पब्लिक सेक्टर है, तो पब्लिक सेक्टर जब है, पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी जो जैसे मान लो सरकारी तरीके से मान लो दो गवर्नमेंट्स के बीच में एग्रीमेंट हो जाए, बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स आपके हो जाए, तो यहाँ पे कहा गया कि जो 2/3 ऑफ द क्लाइमेट पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग है वो लोन के फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पे पैसा भी दिया जा रहा है वो पैसा किस फॉर्म में दिया जा रहा है, लोन के फॉर्म में दिया जा रहा है। अब अगर आप लोन के फॉर्म में देते हो तो ये क्या है, अगर किसी चीज को अगर आप लोन कह दो, इफ यू आर सेइंग कि ये लोन है, अगर ये लोन है तो इसका मतलब क्या है कि ये कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स डेट, डेट में कंट्रीब्यूट करेगा। तो इट विल, डेट मतलब उधारी, उधारी में फिर आपको इंटरेस्ट और ये सब भी देना पड़ेगा, तो इट विल एड इनटू लाइबिलिटी एंड इट विल आल्सो रिजल्ट इनटू डेट स्ट्रेस। डेट स्ट्रेस के लिए भी आपका रेस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो लोन है वो लोन आपका, द लोन, जब आप लोन की बात करते हो व्हेन यू टॉक अबाउट द लोन इटसेल्फ, तो जो लोन है जितना अधिक लोन बढ़ता चला जाएगा, ऑल दो डेवलप्ड देश इसको क्लाइमेट फाइनेंस में काउंट कर रहे हैं, बट ए लोन से जो है वो आपका डेट इंक्रीज करेगा और डेट से डेट स्ट्रेस जो है वो आपका इंक्रीज होगा। डेट स्ट्रेस होगा तो एक प्रकार का फाइनेंशियल जो बर्डन है, लाइबिलिटी है, जिनको आप पैसा मतलब मदद के नाम पे जो पैसा दे रहे हो उसके बावजूद भी जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, दैट फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, जो है वो इंक्रीज होगा। सो व्हाट काउंट्स एज अ क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस होता क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कहा गया कि क्लाइमेट फाइनेंस की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन आपने नहीं बता रखी है कि आखिर क्लाइमेट फाइनेंस होता क्या है, तो ये बहुत ही वेग है। तो इससे क्या है कि आप कह सकते हो कि क्योंकि वेग है
तो कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर ये इधर उधर भी करते हैं तो उसको क्लाइमेट फाइनेंस में इंक्लूड कर देंगे। बोले हमने एक्स काम किया है, उससे थोड़ा क्लाइमेट में बेनिफिट है, तो उसको क्लाइमेट फाइनेंस में काउंट आपका कर लेंगे। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है, क्योंकि जब मतलब अगर क्लाइमेट फाइनेंस है तो कुछ ऐसी चीजों पे पैसा लगाया जाए जो कि नीड है, नीड के अकॉर्डिंग है। कहीं भी पैसा लगा के और फिर कह दिया जाए कि ये क्लाइमेट फाइनेंस का हिस्सा है और उसको $100 बिलियन के अंदर काउंट कर लिया जाए, तो फिर उसका इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी लेस। जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट भी काफी हद तक आपका लेस रहेगा। सो OECD रिपोर्ट सजेस्टेड de-risking with the government intervention and called on multi development banks to integrate private finance। तो यहाँ पे ये चीज कहा गया कि जो प्राइवेट फाइनेंस है, देखो यहाँ पे हमने जब स्टार्टिंग में डायग्राम से मैंने आपको बताया कि एक सोर्स तो आपका पब्लिक हो गया, मतलब सरकारी हो गया। दूसरा ये भी है कि जरूरी क्या, जैसे OECD ने भी इस चीज को कहा कि अगर आपको क्लाइमेट फाइनेंस के ऑप्शंस क्रिएट करने हैं तो जो प्राइवेट कैपिटल है, मतलब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है, और मल्टीपल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उनसे पैसा जो है वो मोबिलाइज किया जा सकता है। मतलब दे शुड ऑल्सो बी इंटीग्रेटेड, और क्लाइमेट फाइनेंस फंडिंग का उनको जो है हिस्सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी जो तंत्र है उनके पास इतना रिसोर्स नहीं है दैट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द रिसोर्सेस जो कि आपका जो है वो रह सकता है। तो यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे ये कहा गया कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका पार्टिसिपेशन विद द गवर्नमेंट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो रखना चाहिए। जैसे कैसे, मान लो कोई टेक्नोलॉजी है, या फिर सपोज करो कि कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और उस प्रोजेक्ट से क्लाइमेट में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आपके पड़ेंगे, या फिर क्लाइमेट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली वो प्रोजेक्ट है, तो उसको मान लो सरकार या कोई डेवलपमेंट बैंक उसको फाइनेंस ना करके कोई प्राइवेट सेक्टर उसको फाइनेंस कर सकता है, और वो जो फाइनेंस किया जाएगा उस फाइनेंस को बेसिकली इंक्लूड किया जाएगा अंडर क्लाइमेट फाइनेंस। अब इसमें देखना जरूरी ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको कुछ बेनिफिट होना चाहिए, वो कुछ ना कुछ उसको जैसे प्रॉफिटेबिलिटी वो देखेगा। प्राइवेट सेक्टर तो के पास तो जो पैसा है, जो भी उनके पास इनपुट आएगा तो वो जो पैसा लगाएंगे उसका आउटपुट भी वो देखेंगे, वो प्रॉफिट के फॉर्म में होगा। तो जो भी कुछ इंसेंटिव्स है, कुछ इस टाइप की चीजें उनको दी जा सकती है कि इस प्रोजेक्ट में इतना जो पैसा लगेगा आपको यहाँ पे फायदा हो जाएगा, ये सब जो भी इंसेंटिव्स है दैट कैन बी प्रोवाइडेड। तो इससे जो प्राइवेट सेक्टर का, इफ यू आर इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन, मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों प्लस मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स, फिर आपके पास कार्बन मार्केट है, तो ये मल्टीपल सोर्सेस जब एक साथ जो इंटीग्रेटेड वे में इफ दे आर गोइंग टू डेवलप, तो दैट विल हेल्प टू इंप्रूव द क्लाइमेट फाइनेंस। ओवरऑल जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसमें थोड़ी सी मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स टू इनकरेज यूज ऑफ साथी पोर्टल है, ठीक है, साथी पोर्टल है। तो देखो एजुकेशन पे कई बार प्रश्न आता है, तो एजुकेशन से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी के रोल पे कभी कोई प्रश्न आता है तो आप इसको कोट कर सकते हैं। साथी पोर्टल बेसिकली, जैसे मान लो कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, IIT और इन सब एग्जाम की अगर कोई तैयारी ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है, तो ये ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है जो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और IIT कानपुर इनके द्वारा डेवलप भी किया गया है। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, टेस्ट पेपर और जो भी पढ़ाई है वो अपनी कर सकते हैं। तो साथ ही मतलब सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, तो ये एक अच्छी बात भी हो जाती है। अब जब टेस्ट सीरीज और ये सब भी अगर आप लॉन्च करते हो तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगता है। बट देखो सरकारी तंत्र में जो भी चीज़ें बनती हैं, जैसे मान लो इग्नू है, अब इग्नू का कंटेंट बहुत अल्टीमेट है, बहुत अच्छे लोग जो है उसमें कंटेंट डेवलप करते हैं। तो इग्नू के रिसोर्सेस आप देखोगे, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करो तो इग्नू के रिसोर्सेस को आप जरूर से रेफर करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके से मान लो ये पोर्टल बना है, इसमें भी जो भी कंटेंट आएगा वो बहुत टॉप क्लास के लोग बनाएंगे। तो ये चीज़ें क्या होती है कि उसमें जो कंटेंट होगा वो अच्छा होगा। ऑल्दो अब वो डिलीवर कैसे होता है, लोगों को समझ में कैसे होता है, वो सेकेंडरी आपका हो जाता है, लेकिन ओवरऑल कंटेंट ऑफकोर्स आपका अच्छा होगा। तो ये आप हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, मालदीव सेज इट विल फोर्टिफाई आइलैंड टू बीट द राइजिंग सी। मालदीव्स के ऊपर हमने कई चर्चा भी की है, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है मालदीव्स एंड सी लेवल राइज, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी सर्टेन पॉइंट्स एंड देन वी विल प्रोसीड। तो यहाँ पे देखा जाए, लेट्स डिस्कस सर्टेन पॉइंट्स। देखो सिंपल सी बात है, किसी भी आइलैंड की, जैसे मैंने इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आपको कई बार पढ़ा रखा है, और अगर आप देखोगे तो इस बार शायद मेंस में प्रश्न भी था। तो अगर अगर लेक्चर आपने अच्छे से सुना होगा तो आप अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कि जनरली जैसे मान लो ये इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं, बे और मालदीव्स में भी सेम चीज़ आएगी। तो अरेबियन सी है, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल रीजन है ये। अब समुद्र का लेवल अगर इंक्रीज होता है तो पानी क्या होता है, पानी जो है कोस्टल इलाकों में हो जाएगा, जैसे इस इलाके में हो गया। तो इससे आपको जैसे मान लो पहला प्रॉब्लम क्या होगा कि सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाएगी, सॉइल जो है वो नमकीन में हो जाएगा,
है ना, नमक का लेवल बढ़ जाएगा। सॉइल की सैलिनिटी बढ़ते ही व्हाट विल हैपन कि जो राइस का प्रोडक्शन यहाँ काफ़ी अधिक होता है वो आपका अफेक्ट होगा। प्लस जो बायोडाइवर्सिटी है दैट विल बी अफेक्टेड, जो बायोडाइवर्सिटी है दैट विल बी अफेक्टेड। मैनग्रोव, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इस किनारे में हैं, दैट विल बी, वो भी बहुत अधिक आपका अफेक्ट होंगे। फिर लोग माइग्रेट करेंगे, इधर से अलग अलग जगह माइग्रेट होंगे, तो कई सोशल चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर कल्चरल इम्पैक्ट भी पड़ेगा कि जैसे कोस्टल इलाके में जो कल्चरल कंटेक्स्ट है और लोग रह रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो दे विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। अब आपका जैसे मालदीव्स है, मालदीव्स क्या है, ये इधर है और ये क्या है, ये एक आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे हजारों आइलैंड्स हैं जो मिलकर मालदीव्स देश बनाते हैं। तो अब उनको क्या है कि जो मालदीव्स है, तो मालदीव्स ने कहा कि अगर मान लो सी लेवल राइज होता भी है, सी लेवल राइज अगर होता है तो वो क्या करेंगे कि वो एक वॉल बना देंगे। मान लो ये मालदीव्स है और इन्होंने क्या किया, वॉल बना दी, बड़ी सी वॉल जो है वो बना दी, तो समुद्र का पानी नहीं है अब तो बहुत ही, अब कितना राइज होगा आपको पता नहीं ना। और वॉल आप कैसे बनाओगे, खर्चा भी कर लोगे, सब कर लोगे, लेकिन कितना अधिक वो इम्पैक्टफुल होगा, कितना यूजफुल होगा, वो सोचने वाली बात है। वॉल, अब जैसे मान लो कोई सुनामी आती है तो जापान ने भी चारों तरफ अपने वॉल बना रखा था, लेकिन जब सुनामी आई थी तो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन जो है वो किया था। तो मालदीव्स ने भी, ऑल्दो देखो परमानेंट सोल्यूशन यही है कि कैसे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रोका जा सके, ये सबसे बड़ा आपका, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एक जरूरत है, ना कि मतलब दीवार वाल बना लो। लेकिन मालदीव्स ने कहा कि हम दीवार बनाएंगे बड़ी सी, और ये दूसरा एक, ठीक है। तो आई थिंक आई डोंट नो कहाँ पे रुक गया था, बीच में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है, ये एक नया ही इशू अराइज हुआ है। सो यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मोर ओपेक प्लस सप्लाई कट्स लाइकली नेक्स्ट ईयर एज ऑयल प्राइजेस प्लंज। ठीक है, ये एक टॉपिक आपका बनता है, ओपेक प्लस सप्लाई कट्स लाइकली नेक्स्ट ईयर एज ऑयल प्राइजेस प्लंज। तो ये थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे लेट्स सी कि यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर इसमें कुछ पॉइंट्स देखे जाए, तो यहाँ पे क्या है कि जो ओपेक है, ओपेक बेसिकली क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 के तहत इसका क्रिएशन हुआ था। पहले जो देश थे, मतलब जो भी ऑयल एक्सपोर्टिंग देश हैं, उनकी एक ग्रुपिंग है ये। तो ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, वेनेजुला है, ये देश इन्होंने स्टार्टिंग की था। और इनका एम ये कि अगर एक्सपोर्ट किया जाता है तो एक वी कैन से कि जो भी ऑयल का एक्सपोर्ट आपका किया जाता है, तो वो सारे देश जो एक्सपोर्ट करते हैं वो एक ग्रुपिंग बना लेते हैं, जिससे कि प्राइस के फ्लक्चुएशन और सप्लाई में इम्पैक्ट ना पड़े। प्राइस ऐसा नहीं कि कोई बहुत सस्ते में बेच रहा है, कोई बहुत महंगे में बेच रहा है, तो इससे ओवरऑल जो डिमांड है दैट इज गोइंग टू अफेक्टेड, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ऑस्ट्रिया के अंदर है। एंड ये क्या है, एक मेजर एक्सपोर्टर्स भी हैं अगर देखा जाए। फिर उसके बाद अगर ओपेक टू 2019 तक जो ओपेक है उसमें 14 कंट्रीज थे, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लिबिया, नाइजीरिया, गैबन, इक्वेटोरियल गिनिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, इक्वाडोर, वेनेजुला, ये सब जो है ये सब इसका हिस्सा थे। दे आर द मेंबर्स ऑफ द ओपेक। ठीक है, दे आर कंसिडर टू बी द मेंबर ऑफ द ओपेक। ओपेक के ये मेंबर्स कंसिडर किए जाते हैं। फिर क्या है कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि ओपेक का हिस्सा नहीं है, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन ओपेक कंट्रीज, मतलब, लेकिन वो भी, उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, ऑयल एक्सपोर्ट एंड ऑल, ये सब चीज़ों पे भी उनका एक बड़ा रोल है। सो जो ओपेक, जो ऐसे देश हैं जो कि नॉन ओपेक कंट्रीज हैं लेकिन इस ग्रुपिंग का हिस्सा हैं, मतलब, तो वो जो ग्रुपिंग उसे बोलते हैं ओपेक प्लस। ओपेक प्लस शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लाइक अजरबैजान है, बहरीन है, ब्रुनाई है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, मैक्सिको है, ओमान है, रशिया है, साउथ सूडान है और सूडान है। तो ये सब क्या है, ये देश ओपेक प्लस कैटेगरी के अंदर आते हैं, दे आर कंसिडर टू बी एन ओपेक प्लस कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं, कोल इजंट इजी टू एक्सक्लूड फ्रॉम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये अगर आप साइंस वाला पार्ट देखोगे तो वहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट भी की गई है साइंस वाले पार्ट के अंदर, कि कोल के कंटेक्स्ट में कुछ बातें इस पे हाईलाइट की गई, तो उसको डिस्कस कर लेता है। देखो, पहली चीज इसमें ये हाईलाइट की गई है, या फर्स्ट एस्पेक्ट जो है वो आपका हाईलाइट आपका किया गया है कि दैट इज जो फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्री, लाइक इंडिया का जो एमिशन है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्री 1750 से लेकर 2021 तक, वो लगभग ओनली 3.3% ऑफ द ग्लोबल टोटल हुआ। बिहाइंड दोज ऑफ द यूरोप 31%, यूएस इतना। तो आप खुद देखो कि हमारा 1750 से लेकर 2021 तक जो एमिशन है बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल वो बहुत ही कम है, 3.3% है। और यूरोप और इन सब का देखो तो कितना ज़्यादा है, यूरोप का 31%, यूएस का 24.3%। तो लाइक द नीड ऑफ 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटी टू विच वी मस्ट अटेंड।
ठीक है, तो यहाँ पे वी मस्ट अटेंड बैटरीज विल बिकम कॉस्ट इफेक्टिव ओनली आफ्टर 2030। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो चीजें आती हैं कि यहाँ पे कहा गया कि देखो 1750 तक जो 1750 है, 1750 तक जो एक व्हाट वी कॉल इट है, 1750 से लेके 2021 तक हमारा कंट्रीब्यूशन मात्र 3% है। अब और देशों की तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमें ये देखना है कि कई सारी डेवलपमेंट नीड्स भी हैं। अब ये जो डेवलपमेंट नीड्स हैं, जैसे मान लो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जब आप देखोगे तो इसके लिए क्या है, आपको एनर्जी की भी जरूरत है। यू ऑल्सो नीड एनर्जी, एनर्जी की भी आवश्यकता। एनर्जी की भी आवश्यकता का मतलब हो गया कि डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की भी जरूरत होगी, देन ओनली थिंग्स विल इम्प्रूव। इट सिंपली मीन्स कि फॉर एग्जांपल जो आपके जैसे मान लो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट जो है थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, या फिर आप रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो तो थर्मल पावर प्लांट हो गया, या रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आप जो है इंडस्ट्रीज की इलेक्ट्रिसिटी नीड को पूरी कर रहे हो। बट ये इसकी लिमिटेशन है, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है, अगर जैसे मान लो उसकी तरफ हम जा रहे हैं या फिर क्लीन एनर्जी की तरफ हम रीच कर रहे हैं, तो उस ट्रांजिशन में काफ़ी समय लगेगा। मतलब आप नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ जाओगे तो उस ट्रांजिशन में समय लगेगा। इस बीच हमें क्या देखना है कि क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हमें ये देखना है कि क्या हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक कर क्लीन एनर्जी को पहले ऑप्ट करो और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर चले, ये देखना जरूरी है। तो यहाँ पे एक तरफ हमें ये देखना है कि जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही मिनिमम है, कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही कम है। ऑल्दो ये भी कहा गया कि अगर मान लो हम कुछ क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं या डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाएं, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मान लो अगर आप बैटरी का जो प्रॉपर यूज है, ये सब कुछ जो है वो इंक्रीज होगा धीरे धीरे और वो अल्टरनेटिव के रूप में काम करेंगे, तो इसमें काफी समय लगेगा, अराउंड 2030 तक आपका ये जो है। तो इंक्रीजिंग बैटरी कैपेसिटी में कई चीज़ों की हमें जरूरत होगी, लिथियम है, कोबाल्ट है, निकल है, ग्राफाइट है, इन सब की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद ये मेनली चाइना से है, तो मान लो ये सब चीज़ें, जैसे मान लो अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हो कोल की जगह, या फिर जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसकी जगह हम अगर, या फॉसिल फ्यूल है उसकी जगह हम बैटरीज और इन सब का इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो इसके लिए आपको डिफरेंट चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट। अब ये इसकी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पर होगी। अब अगर हम चाइना पर इन चीज़ों के लिए निर्भर होंगे तो अगेन एनर्जी सिक्योरिटी से काफ़ी अधिक अफेक्ट आपका हो सकती है। ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इंडिया का जो कोल है इट ऑल्सो कंटेंट हाई लेवल ऑफ ऐश कंटेंट, ऐश कंटेंट भी इस पर काफ़ी हाई होता है। तो अगर मान लो कि जितना कोल आप बर्न करोगे तो ये ऐश कंटेंट भी है। जब ऐश कंटेंट होता है मतलब राख टाइप, आप देखो ना वो जब ऐश होती है, ऐश जो है वो निकलती है, तो ये जो है इससे जो बॉयलर होगा या जिसमें इसको कोल को बर्निंग के लिए यूज किया जाता है, तो वो सब डैमेज होते हैं, वो भी उनका जो परफॉर्मेंस है दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड। 96% जो कोल यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में वो डोमेस्टिक माइंस के माध्यम से जो है आपका होता है। फिर ये कहा गया कि जो कोल का ट्रांसपोर्ट है उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। सो लगभग जो कोल डिपॉजिट इंडिया के अंदर है वो हाई लेवल ऑफ ऐश कंटेंट उस पर प्रेजेंट है, जो माइन किया जाता है। मतलब हमारे देश के अंदर जो भी कोल माइनिंग होती है उसमें ऐश कंटेंट काफ़ी है। और जो बर्निंग कोल है विथ मोर एस इरोड्स बॉयलर ट्यूब, ये हमें अभी हमने डिस्कस भी किया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो कि जो भी थर्मल पावर प्लांट है वो उससे अफेक्ट भी होगा। इसके अलावा ये भी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अनवॉश्ड रॉ कोल टू थर्मल पावर प्लांट जो कि 500 किलोमीटर तक है फ्रॉम द माइल, ऑल्सो मीन्स ट्रांसपोर्टिंग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ एस प्रोड्यूसिंग नॉन कोल मटेरियल। तो ये देखो ये सब चैलेंजेस आपके लिए बन जाती है। जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, अब माइंस और जहां आपको लेकर जाना उस पर जो डिस्टेंस है वो लगभग 500 किलोमीटर के, तो जब इतना मूवमेंट होगा तो इससे आपका रोड पे, रेलवे पर अलग प्रेशर पड़ेगा, प्लस इतने सारे ट्रक्स मूव करेंगे तो उससे फिर एमिशन अलग तरीके से होगा। तो ये भी आपका चैलेंज है। फिर एक टर्म यूज होता है जिसे हम फ्लू गैस शब्द बोलते हैं। जैसे फ्लू गैस, यहाँ पे ये जो एक टर्म मेंशन्ड है दैट इज द फ्लू गैस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इफ यू टॉक अबाउट द फ्लू गैस, यहाँ पे अगर लेट्स सी द फ्लू गैस, तो देखो यहाँ पे जो फ्लू गैस है, कोई भी जैसे कोई भी चीज रन हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप थर्मल पावर प्लांट का एग्जांपल ले लो, इफ यू टॉक अबाउट द थर्मल पावर प्लांट, तो जैसे थर्मल पावर प्लांट ही है, जैसे ये है, अब इसमें जब आप जलाओगे तो एक पाइप सा भी होगा और उससे बहुत सारी गैसेस भी निकलेंगी। तो ऐसा कोई भी मान लो फैक्ट्री है जिसमें मान लो चिमनी टाइप लगी हुई है और उससे जो गैस निकलती है, तो जो इसे पाइप को हम फ्लू पाइप बोलते हैं।
और ये जो गैस रिलीज होती है उसे फ्लू गैस बोलते हैं। इसमें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, बहुत सारी ऐसी गैस आपकी जो है यूज होती हैं। अब इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे आप डीसल्फराइजेशन टावर का इस्तेमाल कर सकते हो कि जिससे जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो रिलीज है वो रिड्यूस आपका हो सके। देखो सल्फर डाई जो ऑक्साइड है, ये भी कहा जाता है जो SO2 कहते हैं कि जब ज़्यादा रिलीज होता है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो कई बार ग्लोबल कूलिंग की तरह होता है। ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसके जो है ना, तो इसका जो इम्पैक्ट हो ग्लोबल कूलिंग की तरह होता है आसपास के टेम्परेचर को, क्योंकि कई पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और वो सूरज की जो रोशनी है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो हीट कम आएगी, सूरज की रोशनी कम आएगी, ज़्यादातर रिफ्लेक्ट होगी, तो इससे क्या होगा, इट विल रिजल्ट इनटू कूलिंग इम्पैक्ट। इसका जो इम्पैक्ट होगा दैट विल बी कूलिंग, दैट इट विल हैव अ कूलिंग इम्पैक्ट। देन वी हैव अ like sulfur dioxide emission have created a cooling effect by like global temperature rise by 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी स्टडी भी हाईलाइट आपकी करती है। और इंडियन जो कोल है उसमें सल्फर कंटेंट भी लेस है। फिर ये भी कहा गया कि जब आप अगर कोल को यूज करते हो, देखो कोल को अगर हम यूज करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जब आप कोल को यूज करोगे तो एक चैलेंज सबसे बड़ा है कि जो गैस रिलीज हो रही है तो आप उसके लिए डीसल्फराइजेशन या इन सब को टावर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप जो स्टैटिक प्रिसिपिटेटर है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप इमेज देख सकते हो। तो इसमें जो जो पार्टिकल्स हैं जो पॉल्यूटेंट का काम करते हैं तो वो पार्टिकल्स को ट्रैप किया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, मान लो ये गैस पास हो रही है, ये चार्ज प्लेट्स होती हैं, तो फिर जब ये पास होगा तो जितने भी मतलब जो पार्टिकल्स वो चार्ज होके इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब ये प्लेट्स टाइप लगी हुई हैं, चार्ज होती हैं, एंड दे ट्रैप ऑल द पार्टिकल्स। तो फिर जो गैस पास होगी उसमें रिलेटेड जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, और फिर जो दूसरी गैस इनको पास होकर निकलेगी उसमें वो पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। तो पॉल्यूटेंट के लेवल को रिड्यूस करने में ये बहुत हेल्प करेगा। तो ये चीज ये हेल्प है। जैसे मान लो इधर से गैस है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, बट इधर जो गैस निकल रही है इसमें आपके पार्टिकल्स आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो आपका किया जा सकता है। ये है। फिर ये भी कहा गया कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जनरली जैसे हमें अभी बैटरी का यूज़ या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ अगर हम जब करेंगे तो उसमें समय लगेगा, वो ये ऐसे इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। तो अगर उसमें इतना समय मतलब अगर इतना समय लग रहा है या लग सकता है तो ऐसी स्थिति में इट्स अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि लाइक वी हैव टू कंसिडर दिस थिंग, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हम जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें थोड़े चेंजेस करें, इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को करके, और जो पॉल्यूटेंट्स हैं या फिर जो गैसेस रिलीज हो रही हैं उन या है ना जो जिनका इम्पैक्ट एटमॉस्फेयर में नेगेटिव हो सकता है, तो उसको कैसे थोड़ा सा चेंज करें उस पर हम काम कर सकते हैं, और उसको रिड्यूस कैसे किया जा सके उस पर हम जो है काम कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मान लो कोई इन्वेस्टमेंट भी करता है तो अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो कोल का प्राइस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस एकदम बढ़े तो उसका फिर काफ़ी सारे मतलब इम्पैक्ट होते हैं, मतलब पॉलिटिकल लेवल पे भी काफ़ी सारे इम्पैक्ट होते हैं, और हम भी अगर ज़्यादा कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी पे करें तो वो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें फिर सरकारी जो सब्सिडी और ये सब चीज़ें जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ। ये एक टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हेल्थ पर क्या है, ये एनवायरमेंट सेक्शन में आप लोग नोट कर सकते हो, एडिटोरियल का ये एक टॉपिक है। अब इसमें मैं बता देता हूँ सारा, ठीक है, ये एक साथ ही है, बाकी जो कंटेंट लिखा है उसको आप लोग रीड कर लेना, मतलब जो PDF है उसमें भी सेम सी चीज़ है। इससे पहले जैसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, सो इट विल हेल्प यू टू ऐड थिंग्स। तो यहाँ देख लेते हैं, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे देखो देखो जनरली क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी जगह है, ठीक है, ये है, तो यहाँ पे सपोज करो जैसे कोई जीव है, तो जैसे मान लो बैट जंगल में रहते हैं। अब ये बैट में बहुत सारे वायरस बैक्टीरियाज प्रेजेंट होता है। आपने जंगल काट दिया, आप अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन करोगे। जब आप अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन करोगे व्हाट विल हैपन कि क्योंकि सारा जंगल आपने काट दिया, बैट्स और ये जो जीव हैं इनको रहने की जगह नहीं है, तो ये आपके पास आ जाएंगे, आपका कांटेक्ट उनसे होगा, वायरस आपको ट्रांसफर होगा। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, दैट बायोडाइवर्सिटी इज इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और फिर इससे फिर कई प्रकार के जो है आप कह सकते हैं नए वायरस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में हम आते हैं। एक ये स्टडी कहती है कि जो परमाफ्रॉस्ट है, जो कि मान लो ये जमीन है और इसके ऊपर बर्फ जमी हुई है 2 साल तक, अब या फिर है ना ग्लेशियर्स हैं, तो इनमें भी बहुत सारे वायरस और ये सब ट्रैप्ड हैं।
तो जब ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो बहुत सारे ऐसे वायरस जो डॉर्मेंट फॉर्म में है वो निकलेंगे और वो फर्दर फिर हमें इम्पैक्ट करेंगे। अब हमारे इम्यून सिस्टम में ऐसे वायरस को फेस किया नहीं होगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर जैसे और भी चीज़ें, टेम्परेचर जैसे मान लो बढ़ रहा है तो इससे हीट स्ट्रेस और ये सब भी बढ़ेगा, तो इससे भी फिर हमारा हेल्थ जो है काफ़ी हद तक इट इज़ गोइंग टू बी इम्पैक्टेड, हमारा हेल्थ भी इससे काफ़ी हद तक जो है इम्पैक्ट होगा। तो अगर देखा जाए, इफ़ यू टॉक अबाउट इफ यू टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हेल्थ की बात करें तो एक्सट्रीम हीट एक बड़ा प्रॉब्लम है, एयर वाटर पोल्यूशन से भी हम अफेक्ट होंगे, फूड और वाटर क्वालिटी भी अफेक्ट होगी, बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं स्प्रेड होंगे, मच्छर स्प्रेड होंगे। तो ये सब क्या है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो एलर्जी कॉज करती हैं वो आपके स्प्रेड होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे एक एक करके डालेंगे, हेल्थ पे इम्पैक्ट काफ़ी अधिक होगा। फिर क्या है, हीट से रिलेटेड इलनेस आएगा, कई जो जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो देखने को मिलेगी, डेथ और इंजरी होंगी, मेंटल हेल्थ भी आपकी अफेक्ट होगी। ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो कि वाटर बॉर्न है, एयर बॉर्न है, या फिर कई ऐसे जीव है जैसे बैट्स हैं उनके कांटेक्ट में हम आ रहे हैं, तो ये जूनोटिक डिजीजेज है जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकते हैं, ऐसे डिजीजेज भी आएंगे। फिर कई बीमारियां, रेस्पिरेटरी अस्थमा जैसी बीमारियां भी देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें क्या है, बिकॉज ऑफ द अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, और उसका जो इम्पैक्ट ओवरऑल होगा हमारी हेल्थ पे बहुत अधिक होगा, बिकॉज कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे हमें फोकस करना चाहिए वो है। फिर क्लाइमेट चेंज खुद हो रहा है, हीट स्ट्रेस हो रही है, ये सब जो अफेक्ट है या जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हमारे हेल्थ को जो है काफ़ी हद तक अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें ज़रूरी है कि हम कई सारे स्टेप्स लें, खास तौर से उन स्टेप्स को हमें लेने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है कि नई नई जो बीमारियां उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इन सब एरियाज में काम करना है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या करें। ये जो 6th टेस्ट है इस कमिंग संडे को है, सौरभ पांडे CSCE ऐप को डाउनलोड कर लेना, एडवांस करंट अफेयर्स पे ये टेस्ट 6 है तो शेड्यूल्ड है वो। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर लो गूगल स्टोर में, अभी ये आकलन सीरीज जहाँ पे आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, वो ज्वाइन करके। और ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है एडवांस करंट अफेयर्स पे, अभी इसका प्राइस मैंने इंक्रीज अभी भी नहीं किया है और ये जल्द होगा। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन होने जा रही है, तो जो पहले ज्वाइन कर लेंगे वो सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं इसी प्राइस में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखें और बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन आपके प्रिपरेशन के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल भी आप लोग जरूर से ज्वाइन करें और वहाँ पे अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।